जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमडी क्लासेस में। आज हम लोग जलवायु और मृदा की दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया था, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आज का दूसरा पार्ट है जलवायु और मृदा का, जिसमें लगभग आज 20 प्लस क्वेश्चन होंगे। डेली ऐसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे, जिसमें आज की तरफ चलते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा देखिए गोरखपुर, मथुरा, मेरठ, आगरा। ठीक है। सबसे अधिक, अगर अधिक देखिए गोरखपुर में कहाँ होता है? गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। यूपी में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में, और सबसे कम कहाँ पे? मथुरा में होती है। सबसे कम कहाँ पे होती है? मथुरा में। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, और गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। और क्षेत्र के हिसाब से पूछेगा तो क्षेत्र के हिसाब से पूछा, तराई क्षेत्र में सबसे अधिक होती है, और मतलब पश्चिमी यूपी में सबसे कम होती है। ठीक है, पश्चिमी यूपी। तो अब क्या हुआ? गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा, मथुरा में सबसे कम वर्षा। तो कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में, ये राज्य है, राज्य में जनवरी में औसत तापमान कितना था? जो यूपी में जनवरी के महीने में औसत तापमान कितना होता है? देखिए 11:30 से 16:30, 12:30 से 18:30, 12:30 से 17:30, 13:30 से 18:30। तो राज्य में जो औसत तापमान होता है, तापमान जो यूपी में होता है जनवरी के महीने में, तो 12.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 12.50 डिग्री सेल्सियस से 17.50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में तो कितना होता है? 12.5 से 17.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती है? उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती है? ऋतु पूछ रहा है, ऋतु मतलब कितने ऋतुएं होती है? 2, 3, 4, 5 और 4। देखिए उत्तर प्रदेश में 3 ऋतु होती हैं। कितने? 3 ऋतुएं होती हैं। देखिए कौन कौन सा 3 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? एक पहला होता है शीत ऋतु, ठंडी के महीने जिसको बोलते हैं शीत ऋतु होता है। दूसरा ग्रीष्म ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु। और तीसरा होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु। यूपी में कितने, उत्तर प्रदेश कितनी ऋतु होती हैं? 3 ऋतु है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीत ऋतु कब शुरू होती है? अब देखिए शीत ऋतु पूछा है, शीत ऋतु कब शुरू होती है? ये दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो शीत ऋतु जो शुरू होती है, आप ऑप्शन डी नवंबर में। शीत ऋतु कब शुरू होती है? शीत ऋतु नवंबर, कब? नवंबर में। ठीक है, नवंबर। और जब ग्रीष्म ऋतु पूछेगा तो जिसको हम बोलते हैं मार्च अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु होता है। और जून जुलाई मैक्सिमम लास्ट जून से जुलाई में क्या होता है? वर्षा ऋतु। ठीक है, लास्ट जून से शुरू हो जाती है वर्षा, तो इसीलिए जुलाई में वर्षा ऋतु होती है। मार्च अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, और शीत ऋतु जो है नवंबर में शुरू होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कब होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जो है यूपी में जुलाई, इसको जुलाई लिखा गया तो इसको जुलाई बोलते हैं। ठीक है, जून, जुलाई, मई, अप्रैल। तो जो सबसे अधिक तापमान होता है यूपी में, तापमान अधिक जो होता है वो मई महीने में होता है। किस महीने में? मई महीने में। मई में सबसे अधिक तापमान। सबसे कम पूछ लिया तो वो जनवरी मारेंगे। ठीक है, जनवरी महीने में सबसे कम तापमान होता है, और सबसे अधिक तापमान जो है मई महीने में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अधिक पूछेगा तो मई मारिएगा, और कम पूछेगा तो जनवरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस मृदा अपर्दन के द्वारा उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण? उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण किस मृदा अपर्दन द्वारा? देखिए वायु पर ऑप्शन पर ए है वायु अपर्दन, बी जलीय अपर्दन, सी अवनलिका अपर्दन, और डी नानाब्दा दीज। इसमें से कुछ। तो जो बीहड़ों का निर्माण होता है उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपर्दन द्वारा। ठीक है, अवनलिका अपर्दन किससे बनता है? चंबल नदी द्वारा। चंबल
नदी अवनलिका अपर्दन को बनाती है। अवनलिका अपर्दन सबसे अधिक अवनलिका अपर्दन बनाती है कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी सबसे अधिक अवनलिका अपर्दन बनाती है, जिससे बीहड़ों का निर्माण होता है। और सबसे अधिक होता है बीहड़ों का निर्माण जो इटावा जिला में, यूपी के इटावा जिलों में। अवनलिका अपर्दन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इटावा जिला, यूपी के इटावा जिला में अवनलिका अपर्दन सबसे अधिक होता है। बीहड़ों का निर्माण अवनलिका अपर्दन द्वारा होता है। अवनलिका अपर्दन किस नदी द्वारा होता है? वो चंबल नदी। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खादर और बांगर निम्नलिखित किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और बांगर निम्नलिखित किस प्रकार की मिट्टी है? देखिए ऑप्शन ये यहाँ होगा, काली, जलोढ़, लाल और ग्रेनाइट। जो खादर और बांगर है ये किस प्रकार की मृदा है? जो खादर और बांगर है वो जलोढ़ मृदा है। क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, देखिए जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से? एक नई जलोढ़ मृदा, और दूसरी होती है पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़। जो नई जलोढ़ मृदा होते हैं उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होते हैं उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा खादर और बांगर किस प्रकार की मृदा है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जो नई जलोढ़ मृदा और जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक नई जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँचता है उसे बांगर, उस एरिया को बांगर कहते हैं। जहाँ नदियों का बाढ़ पहुँच जाता है, पानी पहुँच जाता है, उसे खादर कहते हैं। ये आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन क्या है? यूपी में भूमि का मापन जो होता है, भूमि का मापन जो होता है सबसे व्यापक रूप में बीघा प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें दिया है परंपरागत भूमि मापन क्या है? बीघा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ये बीघा के बारे में एक बार जान लीजिए। कहीं कहीं जैसे पश्चिमी यूपी साइड में चले जाइए या सुल्तानपुर आगे उस एरिया में चले जाए तो एक बीघा जो है उधर 10 बिस्वा को मानते हैं, और पूर्वांचल एरिया में बीघा को, और पूर्वांचल में एक बीघा को 20 बिस्वा मानते हैं। ठीक है, अपने पूर्वांचल एरिया में एक बीघा को 20 बिस्वा मानते हैं, उधर पश्चिमी एरिया में जो है एक बीघा को 10 बिस्वा मानते हैं। तो याद रखिएगा पूर्वांचल तो, लेकिन इसका मापक 20 बिस्वा ही माना जाता है। ओरिजिनल मापक 20 बिस्वा ही होता है एक बीघा। ठीक है, इतना याद रखिए, एक बीघा बराबर 20 बिस्वा ही होता है, और भूमि मापन की सबसे व्यापक इकाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र, पहला ऑप्शन पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र, तीसरा उत्तरी क्षेत्र, चौथा दक्षिणी क्षेत्र। तो वायु अपर्दन में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं पश्चिमी क्षेत्र। किस क्षेत्र में? पश्चिमी। तो ये वाला ऑप्शन, थोड़ा सा PDF में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो ये वाले ऑप्शन में। ठीक है, वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पश्चिमी क्षेत्र जैसे मथुरा आगरा वाले एरिया में, उधर उस साइड पश्चिमी यूपी में वायु अपर्दन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र किस प्रकार का? भाबर क्षेत्र देखिए, ये हिमालय वाला एरिया है, उसके बाद ये भाबर आ गया, फिर तराई वाला आ जाता है, फिर गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र वाला आ जाता है, फिर ये विंध्य क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से नदियाँ निकलते हुए पहले पाते हैं भाबर और तराई क्षेत्र में। जब भाबर क्षेत्र में पहुँचेगी तो भाबर क्षेत्र में कंकरीली और पथरीली मिट्टी होती है। क्या कंकरीली और पथरीली मिट्टी। उसके बाद भाबर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र में, तो यहाँ दलदली मिट्टी होती है। तराई क्षेत्र में कैसी होती है? दलदली मिट्टी होती है। ठीक है,
तो वहाँ से फिर आते हुए जो नदियाँ जब भाबर क्षेत्र से गुजरती है तो वहाँ कंकरीली और पथरीली मिट्टी है, तो नदियाँ वहाँ से गायब हो जाती है, फिर तराई क्षेत्र में प्रदर्शित होने लग मतलब दिखने लगती है। तो यहाँ पे पूछा है भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वो कंकरीली और पथरीली। याद रहेगा आप लोगों को। हिमालय से नदियाँ निकलती है तो भाबर से तराई से गंगा यमुना मैदानी क्षेत्रों में इससे पहुँचती है। तो जब वहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है, तो वहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है, वहाँ नदियाँ अंदर जाती हैं, फिर आके तराई क्षेत्र में फिर उभर के सामने आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रहेगा आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एक काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लवड़ी मिट्टी और दोमट मिट्टी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो यूपी में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यूपी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक बात और याद रखिएगा, यूपी में जलोढ़ मिट्टी के साथ काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन उसमें जलोढ़ मिट्टी में एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, वो ज़्यादा पाई जाती है। तो यूपी में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी देखिए, आप देखिए नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगा कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी यूपी में सबसे अधिक पाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में। तो मरुस्थलीय मृदा जो पाई जाती है यूपी में, वो जो है पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि आगरा और मथुरा ये दोनों कहाँ से? राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये दोनों जिले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, आगरा और मथुरा। तो मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ? राजस्थान में। तो उधर मरुस्थलीय मृदा किधर पाई जाएगी? पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी भाग में। तो पश्चिमी भाग आगरा मथुरा साइड में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मृदा में पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में और लाल मिट्टी में। किस मृदा में पोटास और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है? जो पोटास और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी सी वाले ऑप्शन है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास प्लस चूना पाई जाती है, लेकिन इसमें कमी किसकी होती है? कमी नाइट्रोजन और फास्फोरस की होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, और पोटास और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? राकर मृदा जो है ये तिलहनी फसल के लिए, देखिए तिल, मोटा अनाज, चावल, ये सभी, तो किसके लिए? तिल के लिए प्रसिद्ध होती है। राकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तिल के लिए। ठीक है, याद रहेगा आपको, राकर मृदा किसके लिए? तिल के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है, उपयुक्त होती है, प्रसिद्ध नहीं, उपयुक्त होती है। ठीक है, तिल के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। किस मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? नवीन जलोढ़ में, पुरानी जलोढ़ में, लवड़ी मृदा में, क्षारीय मृदा। जो जल धारण क्षमता जो होती है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ में और जलोढ़ के पहले भाग जो होता है नवीन जलोढ़ में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक है। उसके बाद ये भी है काली मिट्टी में भी, यूपी काली मृदा में भी जल धारण की क्षमता अधिक होती है। नवीन जलोढ़ में और काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। कौन सा ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी में और काली मिट्टी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? हम बता दें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपरदन होता है वो जलीय अपरदन होता है। कौन सा होता है? जलीय अपरदन। देखिए परत अपरदन, जलीय अपरदन, बी वाला ऑप्शन दूसरा। जलीय अपरदन यूपी में सबसे अधिक होता है। यूपी में सबसे अधिक जलीय अपरदन होता है। देखिए कहाँ कहाँ पे? तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्र में, और दक्षिणी यूपी में, दक्षिणी यूपी और पूर्वी यूपी। ठीक है, दक्षिणी यूपी और पूर्वी यूपी में और तराई क्षेत्रों में क्या जलीय अपरदन अधिक होता है? जलीय अपरदन कहाँ कहाँ? तराई क्षेत्रों में, दक्षिणी यूपी, पूर्वी यूपी में होता है। और किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? जलीय अपरदन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? किसान की मौत, पहला ऑप्शन वायु अपरदन, दूसरा जलीय अपरदन, तीसरा परतदार अपरदन, चौथा इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार की अपरदन को किसान का मौत का? किसान का मौत जो है जो परतदार अपरदन होता है, परतदार जैसे सूखा उखा पड़ जाता है किसान का मौत में क्या हो जाता है, तो परतदार अपरदन को किसान का मौत कहा जाता है। किसान की मौत, परतदार अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, परतदार अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित जिले होते हैं। वायु अपरदन से प्रभावित जिले होते हैं। देखिए प्रयागराज, मथुरा, आगरा, मथुरा और आगरा दोनों। देखिए ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वायु अपरदन हम बताए थे, वायु अपरदन सबसे अधिक कहाँ? मथुरा प्लस आगरा। इसलिए होता है क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ है। वहाँ पे जो होता है रेतीली मिट्टी होती है, तो वायु अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? आगरा और मथुरा में। याद रहेगा आप लोग, आगरा और मथुरा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति सिंचाई द्वारा, मतलब अधिक सिंचाई के द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वनस्पति जो पेड़ पौधे उसको हटा दिया जाए, वनारोपण द्वारा, या पक्षी संख्या में वृद्धि कर। वायु अपरदन जैसे पेड़ पौधे लगा रहा है, वायु अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा, पेड़ पौधे लगाकर। जब पेड़ पौधे अधिक लग जाएंगे तो मिट्टियों का कटाव कम होगा, तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को वायु बोल रहे थे, सॉरी। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे? वनारोपण द्वारा। जब मिट्टियाँ कटाव, जब पेड़ नहीं है तो मिट्टियाँ जल के द्वारा हमेशा कटती रहती हैं, हटती रहती हैं। जब पेड़ पौधे लग जाते हैं तो मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। ठीक है, वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी में खारापन क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता का, ठीक है, खारापन और क्षारीयता का शुष्क कृषि विधि द्वारा, ये नहीं है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके, एक बार इसको देखते हैं, वृक्षारोपण द्वारा, और समोच्च रेखाओं का अनुसरण कृषि द्वारा, कृषि हो गया। ठीक, लेकिन इसमें देखिए क्षारीयता और खारापन को रोका जाता है जिप्सम का प्रयोग करके। जिप्सम का प्रयोग कर लेंगे तो खारापन को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगूर को किस नाम से जाना जाता है? रेगूर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगूर को काली मिट्टी या कपासी मृदा भी कहा जाता है। रेगूर को किस नाम से जाना जाता है? रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों का काली मृदा, लाल मिट्टी, दोमट बलुई मिट्टी, भूर मिट्टी, तो कौन सा? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोंटा मृदा में किस फसल की खेती की जाती है? भोंटा मृदा में किस प्रकार की खेती की जाती है? दलहनी फसल, खाद्यान्न फसल, तिलहन फसल, मोटा अनाज। जो भोंटा मृदा होती है, भोंटा मृदा में जो है मोटे अनाज की खेती की जाती है। मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक है, जिससे बाजरा वजरा, उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। मोटे अनाज में किसकी खेती की जाती है? भोंटा मृदा में मोटे अनाज कौन कौन सा? बाजरा हो गया, ये सब खेती की जाती है। ठीक है, भोंटा मृदा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपासी मृदा कहलाती है। देखिए कपासी
कपासी मृदा कहलाती है। कपासी मृदा लाल मृदा, राकर मृदा, परवा मृदा, काली मिट्टी। अभी हम बता दें कपासी मृदा उसे रेगुर मिट्टी, रेगुर मृदा या काली मृदा भी कहते थे। अभी बताए थे काली मृदा कहते हैं। तो कपासी मृदा को रेगुर मृदा या काली मिट्टी भी कहते हैं। देखिए लाल, राकर, परवा, काली, काली या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं कपासी मृदा को। ठीक है, कपासी मृदा क्या कहते हैं? काली या रेगुर मिट्टी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने का कौन से कारण? भूमि के ऊसर होने का कारण जल निकासी, पहला ऑप्शन। दूसरा लवण युक्त सिंचाई की क्षारीय उर्वरता का प्रयोग करके। मतलब इसमें देखते हैं ऊसर, जो भूमि ऊसर हो जाती है, जहाँ पैदावार कम होता है, वो क्या किस कारण से होती है? जल निकासी का उचित प्रबंधन ना हो, सही बात है। जहाँ जल खेतों में जल ज़्यादा हो जाता है तो उसका निकास निकलता नहीं है, तो एक रीजन हो गया। और लवण युक्त सिंचाई करके, लवण युक्त नमक युक्त सिंचाई करके, ये भी जो है ऊसर का कारण है। क्षारीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सबसे अधिक उर्वरक का प्रयोग करता फिर भी वहाँ की मतलब जो पैदावार होती है कम हो जाती है, तो मिट्टी जो ऊसर हो जाती है। ये सभी होते हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं। ऊसर मृदा होने का कारण क्या है? जल निकासी का उचित प्रबंधन न हो पाना, लवण युक्त जल की सिंचाई हो जाता है, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग अधिक हो जाता है। इन सब का प्रयोग करने से जो है भूमि जो है ऊसर हो जाती है। आगे चलते हैं। ठीक है, आज 24 क्वेश्चन थे लगभग। आज हम लोग मृदा और जलवायु के लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रैक्टिस सेट दो सेट में हुए हैं। इसी तरह आगे हर चैप्टर को प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे चैप्टर वाइज। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।